रिसेंटली रिलीज्ड फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर 1200 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया है एंड ये ऑलरेडी इंडियन सिनेमा की 4th हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन चुकी है। अब यहाँ सवाल ये नहीं है कि फिल्म ने कितना कमाया, सवाल ये है कि प्रोड्यूसर आदित्य धर के पास एक्चुअली कितना गया। एंड व्हाट इफ आई टेल यू कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के नंबर्स आने से पहले ही फिल्म का मेजॉरिटी बजट ऑलरेडी रिकवर हो गया था। टुडे वील ब्रेक डाउन हाउ फिल्म प्रोड्यूसर्स मेक मनी इवन बिफोर द रिलीज ऑफ द फिल्म। चैप्टर 1, फाइनेंशियल एसेट्स। We like to believe that movies are driven by passion, art, and creativity. And yes, they are. But at the production level, a movie is treated more like a financial asset, very similar to how a businessman looks at a highway project, a power plant, or even a startup. प्रोड्यूसर का पहला काम फिल्म हिट कराना नहीं, बल्कि अपने आप से ये पूछना है कि आखिर फिल्म के रिलीज होने से पहले कैसे और कितने पैसे कमाए जा सकते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। चैप्टर 2, बिफोर द फर्स्ट टिकट। रिलीज से पहले एक फिल्म सिर्फ एक जगह से नहीं बट मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम से पैसा कमाती है, और आज के टाइम में सबसे पावरफुल रेवेन्यू स्ट्रीम है ओटीटी। ओटीटी यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स हैव चेंज्ड इंडियन सिनेमा परमानेंटली। हिंदी सिनेमा के साथ साथ अब कई रीजनल फिल्म्स भी आसानी से लोगों तक पहुंचने लगी हैं। प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम इन प्रोडक्शन हाउसेस को पैसे देती हैं उस पर्टिकुलर फिल्म के राइट्स खरीदने के लिए। Generally, this deal takes place even before the release of the film. For example, Animal मूवी के प्रोड्यूसर्स ने नेटफ्लिक्स को ये फिल्म 120 करोड़ में बेची थी, जो कि ऑलरेडी फिल्म बजट के 50% से भी ज्यादा है। So, even before the first ticket was sold, a significant chunk of the budget was already secured. Similarly, the movie Kalki is said to have earned 375 crores just by selling its digital rights, which is the highest in Indian cinema. OTT platforms don't care if the movie earns 300 crores or 900 crores. What they care about is their subscriber engagement, the watch time on their platform and their content library. लेकिन फिल्म का पैसा सिर्फ OTT पर खत्म नहीं होता। Even today, the reach of Indian television is massive. लोग आज भी अपनी फैमिली के साथ टीवी पर फिल्म्स देखते हैं, and especially festivals के टाइम जब मूवीज बार-बार चलाई जाती हैं। Apart from selling the rights to OTT platforms, producers TV channels जैसे Zee Cinema, Sony Max etc. को भी ये राइट्स बेचते हैं। आपने कई बार देखा होगा टीवी पर वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर लिख के आता है। All this comes under satellite rights. The movie Jawan, for example, had record-breaking box office numbers, but much before that, TV rights were sold at a premium of more than 80 crores. Often this depends on the popularity of the actor, the mass appeal and repeat viewing potential of the film. अपनी फिल्म बेचने के अलावा रेवेन्यू का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑल्सो कम्स बाय सेलिंग इट्स म्यूजिक राइट्स। बट यहाँ डिफरेंस ये है कि प्लेटफॉर्म्स जैसे स्पॉटिफाई और यूट्यूब डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को नहीं बट म्यूजिक लेबल्स को पे करते हैं। जनरली एक मूवी के जितने भी गाने होते हैं उन सब के राइट्स को पहले एक म्यूजिक लेबल जैसे टी सीरीज, सोनी या जी म्यूजिक एक्सेट्रा को दिए जाते हैं। फिर स्पॉटिफाई या यूट्यूब से आने वाली जितनी भी कमाई है उन सबको इस गाने के सिंगर, कंपोजर, लिरिसिस्ट और इन म्यूजिक लेबल्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर म्यूजिक राइट डील्स। म्यूजिक राइट्स यूजुअली एक बार सेल हो जाती हैं, लेकिन लेबल के लिए ये इनकम सालों तक चलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, सॉन्ग्स लाइक अर्जुन वैली जो बहुत पॉपुलर हुए थे, जैसे जैसे इन पे व्यूज आते रहेंगे वैसे ही टी सीरीज की कमाई भी होती रहेगी। अब इन सभी राइट्स को बेचकर एक गारंटीड इनकम तो आ जाती है, बट फिर भी ये काफी नहीं होता। आपने कई बार इन्फ्लुएंसर्स को इंस्टाग्राम पे ब्रांड कोलैब करते हो तो देखा ही होगा, राइट? प्रोड्यूसर्स भी कुछ ऐसा ही करते हैं। ब्रांड्स अक्सर प्रोड्यूसर्स को पैसे देते हैं अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशन के लिए। या तो फिल्म में उस प्रोडक्ट का कहीं यूज हो रहा होता है या फिर फिल्म शूट होने के बाद दे डू जॉइंट प्रमोशंस। आपको चेन्नई एक्सप्रेस मूवी का ये सीन तो जरूर याद होगा। Nokia Lumia 920, advanced floating lens technology, fat boy pillow recharge, wireless recharging docking station, high quality audio in retro styling, rupees 34,249. इसे कॉल कर सकती ना? दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ब्रांड प्लेसमेंट इनसाइड द फिल्म, जहां नोकिया ने चेन्नई एक्सप्रेस के साथ कोलैब किया था। सिमिलरली फिल्म के बाहर भी ये प्रमोशंस हो सकती हैं, जैसे अगेन चेन्नई एक्सप्रेस के केस में मैकडॉनल्ड्स कंपनी के साथ। Don't underestimate the power of a common man. There's so many of them. I don't know how to do the bomb pass dictionary one. I really don't. I do it. अब ये तो बात हो गई इंडिया की, बट द ट्रुथ इज दैट इंडियन सिनेमा डज नॉट ओनली डिपेंड ऑन इंडिया। इंडिया के साथ साइमल्टेनियसली फिल्म्स यूएस, यूके, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और कई और देशों में चलती हैं, जहां ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर्स रिलीज से पहले ही फिल्म पर एक बेट लगाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्टार एंड क्रेडिबिलिटी। टेक द एग्जांपल ऑफ द मूवी दंगल। दंगल ने इंडिया में 511 करोड़ कमाए और वहीं चाइनीज मार्केट से 1300 करोड़, यानी फिल्म की मेजॉरिटी कलेक्शन इंडिया से नहीं बट चाइनीज मार्केट से आई है, एंड अल्टीमेटली इट रिमेन्स द हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म टिल टुडे। द पॉइंट इज दैट चाइना के बॉक्स ऑफिस नंबर्स तो बाद में आए, बट ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फिल्म के राइट्स पहले ही खरीद लिए थे। चैप्टर 3,
बॉक्स ऑफिस। यू माइट थिंक कि अगर राइट्स और ब्रांड से इतनी कमाई हो जाती है तो क्या बॉक्स ऑफिस सही में मैटर करता है, और अगर करता भी है तो कितना? अगर किसी मूवी ने सपोज 800 करोड़ कमाया बॉक्स ऑफिस पे, तो इट डज नॉट मीन कि प्रोड्यूसर ने वो 800 करोड़ कमाए। इट इज सिंपली द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सेलिंग द मूवी टिकट्स। इसमें कोई OTT राइट्स, ब्रांड डील्स एक्सेट्रा कुछ भी इंक्लूडेड नहीं होता। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक मूवी टिकट की कॉस्ट है 200 रुपीज। इस 200 का सिर्फ कुछ हिस्सा ही एंड में प्रोड्यूसर तक पहुंचता है। सबसे पहले तो इसमें गवर्नमेंट टैक्स या GST इंक्लूडेड होता है। अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल, अगर 100 रुपीज से ज्यादा टिकट प्राइस है तो 18% और 100 से कम है तो 5% GST लगती है। सिंस हमारे केस में 200 टिकट प्राइस है तो 18% GST लगेगा, यानी 36 रुपीज। तो 200 में से 36 तो सीधे गवर्नमेंट के पास जाते हैं। ये GST फर्दर सेंटर और स्टेट में डिवाइड होती है 9% के हिसाब से, यानी 18 रुपीज ईच। बाकी बचे 200 माइनस 36, 164 रुपीज। इसमें से अराउंड 40 to 55% थिएटर ओनर्स अपने पास रखते हैं। ये भी वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन कि थिएटर किस सिटी में, क्या वो मल्टीप्लेक्स है या सिंगल स्क्रीन है, एंड फिल्म रिलीज का कौन सा वीक चल रहा है। अगर फर्स्ट वीक है तो ये शेयर जनरली थोड़े हायर साइड पे होता है। अब अज्यूमिंग कि एवरेजली 50% थिएटर ओनर के पास गया, तो 50% ऑफ 164 यानी 82 रुपीज सिनेमा हॉल ओनर्स रख लेते हैं। बचे 82 रुपीज जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म को खरीदता है प्रोड्यूसर से एंड उस पर फिर अपनी जेब से मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक्स के खर्चे उठाता है। जनरली 8 to 15% मार्जिन होता है डिस्ट्रीब्यूटर का। 10% भी मान ले तो 8 रुपए हुए, और फिर फाइनली 74 रुपीज जाते हैं प्रोड्यूसर के पास। कई बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के केस में ये प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर सेम ही कंपनी होती है, जैसे पठान और DDLJ जैसी मूवीज जिसमें दोनों प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी यश राज फिल्म्स। एग्जाम्पल पर वापस आए तो सिंस प्रोड्यूसर ने 74 रुपीज कमाए, ये 37% हुआ टिकट प्राइस के। इसे 800 करोड़ जो कि ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उस पर एक्सटेंड करें तो प्रोड्यूसर ने अराउंड 280 to 300 करोड़ कमाए होंगे इस केस में। दिस 280 करोड़ इज प्योरली फ्रॉम बॉक्स ऑफिस, नॉट फ्रॉम एनी राइट सेलिंग और ब्रांड डील्स। अगर ब्रांड्स और OTT के सपोज 200 करोड़ भी ऐड कर लें तो टोटल फिल्म की अर्निंग होगी 480 to 500 करोड़, एंड फिल्म का बजट अगर 100 करोड़ भी अज्यूम करें तो प्रॉफिट कम्स आउट टू बी अराउंड 400 करोड़। Many a times actors don't charge any fees upfront, rather वो फिल्म के प्रॉफिट में से ही अपना शेयर लेते हैं। जैसे आमिर खान क्लेम करते हैं कि he follows a profit sharing model. Do you want to know the model that I work on? The model that I work on is that if let's say a film costs 100 crores to make, I don't take any money in it, nothing. फिर उसके बाद 100 करोड़ का जो कॉस्ट है जो प्रोड्यूसर को लगा है वो वापस जाता है. That means now everyone has got their fees and the producer has earned his money back. He's recovered. He's recovered his money back. Yeah, he's recovered his cost back. And then I go into percentage of profits. अगर आमिर खान यहाँ 50% प्रॉफिट शेयर भी डिमांड करते हैं तो 400 करोड़ प्रॉफिट में से 200 करोड़ आमिर खान कमाएंगे एंड 200 करोड़ प्रोड्यूसर. तो बॉक्स ऑफिस स्टिल मैटर्स बिकॉज इट डिसाइड्स थिंग्स लाइक उस एक्टर की अगली फिल्म की फीस क्या होनी चाहिए, नेक्स्ट टाइम OTT प्लेटफॉर्म्स कितना पे करेंगे, एंड कोई फ्रेंचाइजी या पार्ट 2 बननी भी चाहिए या नहीं. So basically, it is a metric of future scope and reputation. In short, next time when you see a massive film budget on Wikipedia, you will know that इसका majority portion producer ने already recover कर लिया. अब जैसे producers सिर्फ box office पे डिपेंड नहीं करते, वैसे ही banks भी सिर्फ interest rates पे डिपेंड नहीं करती. पूरा बिजनेस मॉडल जानने के लिए यहाँ क्लिक कर सकते हो. Do subscribe to my channel if you liked it and hit the bell icon. I'll see you in my next video.